ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपने नया चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 का, जिसमें आपके चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर शो करते हैं, या उनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की एक वजह से, इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन की वजह से जो वो स्पेक्ट्रा शो करते हैं, उस स्पेक्ट्रम की अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अपन ने बेसिक पॉइंट समझ लिया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कलर शो हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किसकी वजह से शो होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा बेसिक की बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस तरह से मेज़र किया जाता है ना। प्रैक्टिकली अपन कैसे मेज़र करते हैं, देखो यहाँ पर आप यूँ सिंपल से कह सकते हो कि आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरह की टेक्निक होती है, एक तरह का एप्रेटस होता है जिससे अपन स्पेक्ट्रम मेज़र करते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास अवेलेबल होते हैं, है ना। इसका पूरा बेसिक आप पढ़ते हो बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर के अंदर एक पीएमआर आता है। तो वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग आपने टेक्निक पढ़ रखी हैं जिससे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इस केस में अपन किसकी बात कर रहे हैं, इस केस में अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर आपको स्पेक्ट्रम निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम निकालना है, स्पेक्ट्रा निकालना है, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो सिंपल सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड, उसका आप क्या बनाओगे, सॉल्यूशन बनाओगे। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे। इस सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूशन को लोगे और इस सॉल्यूशन को आप लोगे किस में, एक सेल में। अब इस सेल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपके पास एक एपरेटस होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखो, आप इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हो, आप इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कह सकते हो, है ना। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अपन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा निकालेंगे वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से निकालेंगे। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से जब अपन को निकालना है स्पेक्ट्रा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसका सॉल्यूशन बनाकर उसको इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करते हैं, एक सेल का यूज़ करते हैं। सेल का मतलब होता है, ये क्वार्ट्स का सेल होता है ना। मतलब ये समझ लो कांच जैसा ही दिखेगा आपको, जैसे एक टेस्ट ट्यूब होती है ना अपना, वैसे उस तरह की चीज़ होती है ये। पर ये किसकी बनी होती है, मैक्सिमम टाइम क्वार्ट्स की बनी होती है। किसी और केस में कुछ और भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, ये इसके भी बहुत ज़्यादा अलग अलग सॉल्यूशन की फॉर्म हो सकती है। अल्कोहल के अंदर भी प्रिपेयर किया हुआ हो सकता है, या फिर वाटर के अंदर भी किया हो सकता है। ये अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में अलग अलग लेते हैं इसको, तो अभी अपन इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आप सेल लोगे, उस सेल को आप क्या करोगे, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखो। अब स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जब आप उस सॉल्यूशन, उस सैंपल को रखोगे, आपके उस सैंपल को जब आप रखोगे तो उस सैंपल पर आप क्या करोगे, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम आके इस पर पास होती है उस सॉल्यूशन पर, और उस सॉल्यूशन को पास होकर, उस सॉल्यूशन से गुजर कर वो एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल से टकराती है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल होता क्या है कि आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर आप सैंपल रखोगे, उस सैंपल से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम उस सॉल्यूशन से पास होगी, और उसी फोटो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है, वो उस पर जाके गिरती है। जैसे वो उस पर जाके गिरती है, तो अपन क्या करते हैं कि आपकी जो लाइट का कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ, कितनी फ्रीक्वेंसी पर, वो अपन क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। मतलब आप यूँ समझना सिंपल सा। देखो, इसका मैं सिंपल सा बेसिक बताऊँ तो किया क्या जाता है यहाँ पर, कि भाई ये देख लिया जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर या किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो बीम है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है आपके जो सॉल्यूशन है, जो सैंपल है उसके द्वारा, है ना। उसको स्कैन कर लेते हैं। उसको आपने पढ़ा होगा अगर थर्ड ईयर में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लैम्बडा मैक्स बोलते हैं, है ना। किसी भी लाइट की ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर मैक्सिमम उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसको अपन क्या बोल लेते हैं, लैम्बडा मैक्सिमम बोल लेते हैं उसको। ठीक।
लेमड़ा मैक्स की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर क्या निकाला जाता है, एब्जॉर्बेंस निकाला जाता है। अब ये एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है, एब्जॉर्बेंस बोल सकते हो आप इसको, ऑप्टिकल डेंसिटी बोल सकते हो। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब सिंपल सा, एब्जॉर्बेंस का मतलब ये है कि आपका जो सैंपल है उसने कितनी मोनोक्रोमेटिक लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो निकालते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर आप ये ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हो, है ना, दो तरीके होते हैं इसको निकालने के। तो यहाँ पे फॉर्मूले की बात करती है, ये आपके पास फॉर्मूला है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, आपने सुना होगा, है ना। ये बियर लैम्बर्ट लॉ का ही यूज़ होता है यहाँ पे, इस पूरे जो इस पूरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। यहाँ पर ए क्या है, एब्जॉर्बेंस, देन लॉग आई नॉट, देन आई अपॉन आई। यहाँ पर आई नॉट क्या है, आपकी इंटेंसिटी, ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ बीम, आपकी जो लाइट बीम थी उसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास जो आई है वो क्या है आपके, कि एब्जॉर्ब होने के बाद, मतलब आपने जो लाइट बीम आपने पास की थी सॉल्यूशन से, अब उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, मतलब पहले इंटेंसिटी क्या थी और बाद में इंटेंसिटी क्या थी। इसकी हेल्प से आप किसको फाइंड आउट कर लेते हो, एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट कर लेते हो। और एब्जॉर्बेंस की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हो। और उसका फॉर्मूला आपके साथ ये रहा। तो यहाँ पर इन फार्मूलों की तो अपन को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें थी ये सब आपकी बीएससी थर्ड ईयर में बेसिक कॉन्सेप्ट था, जहाँ वहाँ पे अपन समझते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा फाइंड आउट कर सकते हो ट्रांजिशन मेटल का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपके पास जो ये एप्सिलॉन है, जो आपके पास मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है A/CL, इसका जो फॉर्मूला है, यहाँ A का मतलब तो एब्जॉर्बेंस ही है, C का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और L का मतलब है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब है कि आपने जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो सेल यूज़ किया है उस सेल का डायामीटर कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि इस तरह से अपन ट्रांजिशन मेटल का या कभी भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अपन को फाइंड आउट करना हो तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें, अगले पॉइंट पे अपन बढ़े। अगला क्या पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मतलब अपन ने क्या बात की थी कि यहाँ पर जो भी आपका जो मेटल है, जो भी आपका ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स, वो जो कलर शो कर रहा है या उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। तो यहाँ पर अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। मैंने एक टाइप के तो आपको बता दिया था, मेनली आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो ट्रांजिशन होता है वो किस में होता है, आपके डीडी ट्रांजिशन होता है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डीडी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के ट्रांजिशन आपको मिलेंगे। दोनों ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएंगे, बट आपको दो टाइप के ट्रांजिशन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा डी ट्रांजिशन, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल से एक लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं, जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। और दूसरा आपके पास जो होता है वो होता है ट्रांजिशन इन चार्ज मेटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरा जो ट्रांजिशन होता है वो होता है आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। अब इसका मतलब क्या है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ही एक सुना होगा, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स करके एक टॉपिक आता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है ये टॉपिक, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स करके एक टॉपिक आता है। ये कुछ उससे ही रिलेटेड है, अपन बाद में उसकी बात करेंगे। देखो, तो पहले अपन बात कर लेते हैं डीटी ट्रांजिशन की। देखो, डीटी ट्रांजिशन के केस में मैंने आपको पहले से एक सिंपल से बता दिया था कि क्या होता है कि जब किसी मेटल पर आपके लिगेंड अटैक करता है, जैसे आपके पास कोई मेटल है, मेटल आयन है, उस पर लिगेंड अटैक करता है, तो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे यूँ कहते हो कि मेटल का जो आपके पास एक तो उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, एस होगा, डी अगर ऑर्बिटल की बात करें, और उसका जो इनर शेल होता है वो कौन सा होता है, डी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ये डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब बाहर से लिगेंड इस पर अटैक करता है, जब मान लो ये लिगेंड अटैक कर रहे हैं, तो ये लिगेंड इस पर अटैक करेंगे तो लिगेंड के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपके मेटल के डी ऑर्बिटल्स में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन की वजह से
आपका जो ये जो डी ऑर्बिटल है वो दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है इसकी। अभी स्प्लिटिंग किस टाइप से हो रही है, जैसे आपको पता है, जैसे मैं अभी इस तरह से बना देता हूँ, है ना, कि यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई और स्प्लिटिंग होने के बाद आपकी दो ऑर्बिटल ऊपर चले गए, ये स्प्लिटिंग होने के बाद ये दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल नीचे आ गए, मैंने अभी ऐसा बना दिया। तो इस तरह से इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इनके ऊपर रेडिएशन आती है, रेडिएशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं या तो यूवी लाइट की या फिर विजिबल लाइट की, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इनकी जो एनर्जी जो होती है, ये अप्रोक्सीमेटली किससे मिलती है, या तो यूवी लाइट से मिलती है या फिर विजिबल लाइट से मिलती है। तो इनके जैसे यूवी लाइट या विजिबल लाइट इन इलेक्ट्रॉन्स पे गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, फिर इनकी एनर्जी जब लो होती है तो वापस ही लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन होता है, या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यूवी रीजन में या फिर विजिबल रीजन में क्या करते हैं, आपके वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को अपन किससे समझते हैं, सीएफटी से। सीएफटी अपन को बताता है भाई कि मेटल और लिगेंड के जो होता है उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उनके इंटरेक्शन की में रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल है इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग होने की वजह से दो अलग अलग टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल हैं वो दो अलग अलग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अपन को पता है, जैसे ये पहला केस अपन बात करें कि इसकी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की, जब हम बात करते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो आपकी जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है। इसमें नीचे जो ओवरऑल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल में जो 2 ऑर्बिटल हैं वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और वो दोनों ऑर्बिटल कौन से होते हैं, वो होते हैं आपकी ये ऑर्बिटल, एक मिनट, वो कौन से होते हैं, dx² - y² dz², ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ईजी। और आपके जो dxy yz एंड zx जो होते हैं ये लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं T2g ऑर्बिटल या T2g एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अपन नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पर जब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। लिगेंड के इंटरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, मतलब लिगेंड का जो फील्ड इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से शो होता है कि जो dx dy और dz हैं, ये आपके जो T2g ऑर्बिटल है ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और जो Eg है वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। आप इनको क्या बोल सकते हो, जैसे इसको जैसे यहाँ पे अपन इसको बोल सकते, जो डबल दो ऑर्बिटल हैं जो लोअर एनर्जी लेवल में गए उनको बोलेंगे डबली डीजनरेटेड ऑर्बिटल, और जो 3 ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल में गए उनको ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। डीजनरेटेड का मतलब क्या होता है कि इक्वल एनर्जी के, है ना, तो ये तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो इस तरह से आपके क्या मिलेगा आपको कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस T2g जैसे लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, आप जानते हो अच्छे से, रूल्स हैं, ऑफ-बाउ का रूल्स है, पाउली एक्सक्लूजन का जो रूल्स है ना, हुंस का जो मल्टीप्लिसिटी का रूल है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में तो आपको कहाँ पे मिलेंगे, लोअर एनर्जी लेवल में मिलेंगे, पर हायर स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, Eg में। बट ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो कौन से रीजन की होगी, या तो यूवी की होगी या फिर विजिबल रेज की होगी, इसलिए अपन को अलग अलग तरह के कलर्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आगे बात करें, 1 मिनट, इसको डालना पड़ेगा सारा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर डी को ये लिखा हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, द एनर्जी गैप बिटवीन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल इज डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो डिफरेंट कलर, है ना। जो अलग अलग आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, उसका सिंपल सा रीज़न ये होता है क्योंकि जो एनर्जी गैप होता है अलग अलग मेटल के अंदर, जो डी जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल, उनकी जब स्प्लिटिंग होती है तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो भी अलग अलग होता है।
है ना। इस कारण से यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये तो हो गया आपके डी ट्रांजिशन। तो ये अपन समझ गए कि भाई डी ट्रांजिशन की वजह से किस तरह से आपके कलर शो होता है या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। अभी चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स का या फिर चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन का मतलब क्या है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है या जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जो कलर शो कर रहा है वो कलर किसकी वजह से भी शो कर सकता है, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन की वजह से भी शो कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र मतलब चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ना। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये समझ में आता है अपन को। अब यहाँ पे ये कब होता है देखो, मतलब यहाँ पे ये समझना कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में या डी से डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है या ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है आपकी क्या, जब आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आपका मेटल आयन हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपका जो लिगेंड है वो हाईली रिड्यूसिंग है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, आपका मेटल आयन हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है और आपका जो लिगेंड है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आप समझते हो। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कि जो सामने वाले को बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज कर दे, बट खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। और रिड्यूसिंग का मतलब है कि जो सामने वाले को बहुत ही इजीली रिड्यूस कर दे, बट खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर आपका जो मेटल है वो हाईली ऑक्सीडाइज है और लिगेंड हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर इसका अपोजिट मेटल हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है और लिगेंड हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या, देखो यहाँ पर एक बात समझने की ये ज़रूरत है। जैसे मान लो अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और अपन एग्जांपल इस टाइप का लेते हैं कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपका एक ए तो है मेटल और बी है इसमें लिगेंड, और मैं कह रहा हूँ कि आपका जो मेटल है ये कैसा है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये कैसा है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग, और ये कैसा है, रिड्यूसिंग, है ना। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसा होगा, अब ट्रांसफ़र, चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, चार्ज होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब उसको भी अपन क्या बोलेंगे, भाई चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये जो बी है, ये जो लिगेंड है, वो इस ए का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग है मतलब ये इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है या जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, बी से ए की तरफ। देखो ध्यान से समझना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ए का क्या करना है, रिडक्शन करना है। और ए का रिडक्शन करने के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अगर ये इसका गेन करेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, बट इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी। अगर आप इसका उल्टा लेना चाहो उल्टा भी ले सकते हो। अगर आपका ए ये मेटल है, बी आपका लिगेंड है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कब इलेक्ट्रॉन किस तरफ से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वन मिनट, ठीक है। अब आगे अपन नेक्स्ट बात करें। अब ये ट्रांजिशन कब होता है, ये चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, इस चार्ज का जो ट्रांजिशन किस कंडीशन में होगा, तो ये आपके कब होता है, देखो तो यहाँ पर आपके ये चार्ज का ट्रांजिशन कौन से रीजन में होता है, या तो यूवी रीजन में होता है या फिर विजिबल रीजन में होता है। देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के केस में ये जो ट्रांजिशन होगा चार्ज का, ये यूवी रीजन में होता है, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के केस में ये विजिबल रीजन में हो रहा है। अगर ये विजिबल रीजन में अगर इसका ट्रांसफ़र होगा तो अपन को जो कलर दिखेगा आपके कॉम्प्लेक्स का, वो किसकी वजह से दिखेगा, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन की वजह से दिखेगा। क्योंकि अगर यूवी रीजन में होगा तो यूवी रीजन में आप जानते हो कि अपन आँखों से तो यूवी लाइट को नहीं देख सकते,
है ना, ये पॉसिबल नहीं है, उसको अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर विजिबल रीजन में आपके मतलब विजिबल लाइट आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे गिरती है और उसमें चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन होता है, तो उसकी वजह से भी अपन को कलर्स दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन के। अब चार्ज जो ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है वो 2 टाइप का होता है, जिसका अपन डिस्कशन अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।